नमस्कार दोस्तों, आज अपने कंप्यूटर साइंस क्लास 12 शुरुआत करेंगे। क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस में जो C++ है वो चैप्टर नंबर 6 से प्रारंभ होती है। इसमें जो चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है C++ का सिंपल प्रोग्राम। इस सिंपल प्रोग्राम में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सिंपल प्रोग्राम का जो अपने स्ट्रक्चर तैयार करेंगे वो किस प्रकार से तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें हेडर फाइल यूज की जाती है। पहली हेडर फाइल इंक्लूड iostream.h, दूसरी आती है include conio.h। तो सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि include iostream.h और include conio.h क्या चीज है। इस हैश साइन को हम एक लिंकर के रूप में उपयोग करते हैं और इंक्लूड का जो अर्थ है उसका होता है सम्मिलित करना। इस सम्मिलित करने के अंतर्गत हम iostream, IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट आउटपुट में इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम में हम जो भी संख्या या जो भी कैलकुलेशन इनपुट करेंगे और उसके आउटपुट प्राप्त करेंगे वो सारा कार्य ये फाइल करती है, जो कि एक स्टैंडर्ड फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है C++ की। और दूसरी है अपनी conio.h। इसका होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इनपुट iostream.h जो है इसके अंतर्गत cout और cin दो कमांड्स का उपयोग किया जाता है। cout के अंतर्गत हम किसी भी कमेंट, किसी भी वेरिएबल को इनपुट करने के लिए एक मैसेज टाइप करते हैं और cin किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी एक वैल्यू इनपुट करवाने के लिए उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले जो अपना सिंपल प्रोग्राम है उसमें हमने हेडर फाइल यूज कर ली है। इसके बाद जो प्रोग्राम बनता है वो वॉइड के साथ मैन से शुरुआत होता है। मैन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि कोई भी उपयोगकर्ता अपना जो प्रोग्राम है वो सारा का सारा इस मेन फंक्शन के अंतर्गत ही क्रिएट करता है, इसलिए इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब हम इस वर्ड मैन के अंतर्गत पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और उसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड iostream.h, उसके बाद दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड conio.h। इसके बाद अपने यूज करते हैं void main। अब सबसे पहले अपने यहाँ पे वैल्यू ब्रैकेट उपयोग करेंगे और किसी भी वेरिएबल को इनपुट करवाने के लिए हमें एक आवश्यकता पड़ती है डाटा टाइप की। जैसे मैंने लिखा इंटीजर a, b। अब इंटीजर ये है डाटा टाइप, इसको अपने कहते हैं डाटा टाइप। यानी यदि हम किसी भी लैंग्वेज में अपना कोई भी मैटर लिखते हैं तो किसी ना किसी रूप में लिखते हैं और उस रूप को लिखने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं डाटा टाइप। C++ में जो अपने डाटा लिखेंगे वो लगभग न्यूमेरिकल कैरेक्टर और फ्लोट में लिखा जाता है और ज्यादातर इन्हीं तीन प्रकार के डाटा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप का उपयोग करते हैं, इसके लिए हम कैरेक्टर डाटा टाइप का उपयोग करते हैं और इसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप का उपयोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि C++ किसी भी एक वेरिएबल में
कोई भी संख्या किस प्रकार से इनपुट करती है या कंप्यूटर उसको किस प्रकार से इनपुट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पॉइंट लेके चलते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेसिक डाटा टाइप, नंबर 2 यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, नंबर 3 ड्राइव्ड डाटा टाइप। अभी अपने जो प्रोग्राम सुनाएंगे उसमें इसका उपयोग ज्यादा करेंगे। ये आगे के जैसे जैसे अपने टॉपिक बढ़ते जाएंगे उसमें इनका भी उपयोग होता जाएगा। सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप में अपने सबसे पहले करेंगे इंटीजर। बेसिक डाटा टाइप में सबसे पहले अपने करेंगे इंटीजर। इंटीजर में जो भी डाटा, ये जो डाटा टाइप है, इस इंटीजर का कोई भी एक वेरिएबल हमेशा 2 बाइट स्थान मेमोरी में लेता है। 2 बाइट्स स्थान मेमोरी में लेता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस डाटा टाइप के अंतर्गत किसी भी वेरिएबल में हम -32,768 से प्लस के 32,767 तक की संख्याएं उपयोग कर सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि ये संख्याएं कैसे उपयोग होगी। तो इसमें ये है कि जब हम C++ के प्रोग्राम में इस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो इसका जो स्थान है वो इंटीजर डाटा टाइप के लिए उपयोग होगा। अब जब भी कोई कंप्यूटर में अपने वैल्यू देते हैं तो कंप्यूटर अपने आप उस वैल्यू को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब इस 0 और 1 में कन्वर्ट करने के बाद 0 और 1 में कन्वर्ट करने के बाद ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपने 16 स्थान को उपयोग करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर डाटा टाइप में 2 बाइट स्थान उपयोग होता है। तो इसका मतलब है कि अब देखते हैं अपने 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। इस प्रकार से यदि हम 2 बाइट लें तो वो 16 बिट बन जाती है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर इस प्रकार से 16 स्थान बनेंगे। अब मैं ये मान लूं कि मैंने A के अंदर 5 लेना है। A के अंदर मैंने कोई संख्या मान ली 5। तो जो हमारा कंपाइलर है, C++ में जो कंपाइलर है वो A में जो वैल्यू आई है 5 उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा, यानी 0 और 1 में चेंज करेगा। 0 और 1 में जब चेंज करेगा ये तो इसकी 5 की बाइनरी संख्या 101 होगी, जो कि इस प्रकार से यानी इस साइड से इनपुट होना चालू होगी और बाकी जो स्थान है वो सारे किस में हो जाएंगे 0 में। ये C++ की एक मेन डिसएडवांटेज है कि यदि हम किसी वेरिएबल की संख्या छोटी लेंगे तो बाकी का स्थान वेस्टेज जाता है। ठीक है, इसलिए 105 जो है वो बाइनरी में चेंज हो जाएगा। अब ये एक A वेरिएबल है, यहाँ इसके इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स के रूप में रहता है। अब ये जो वैल्यू आई है, जब भी हम कंपाइल करेंगे तो A में 5 न पढ़ के बाइनरी के रूप में 101 ही पढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम इंटीजर के अंदर कोई भी न्यूमेरिक डाटा उपयोग कर सकते हैं। जब अगर जैसे ये इंटीजर डाटा टाइप है, ये लास्ट जो वैल्यू है माइनस में 32,767 लेगा और प्लस के अंदर 32,767 लेगा, 32,767 लेगा। अब इसके आगे का जो भाग है, इसके बाद हम लगाते हैं CLR एक फंक्शन आता है जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है। मेन यूजर डिफाइन फंक्शन है, CLR एक लाइब्रेरी फंक्शन है, क्योंकि ये पहले से C में निर्मित होते हैं और ये उपयोगकर्ता द्वारा बनाया जाता है। अब CLR जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस हेडर फाइल का उपयोग करते हैं। तो कंसोल इनपुट आउटपुट का जो काम है वो इस प्रकार के फंक्शंस होते हैं। जैसे लास्ट में गेटशीट भी अपने यूज करेंगे। तो गेटशीट और CLR जो फंक्शन है वो सारे कंसोल इनपुट आउटपुट के अंतर्गत कार्य करते हैं। आगे अपने इसमें वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार सीधा रख लेता हूँ A बराबर, या A और B दो मैंने वैल्यू ली है, एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ C।
वेरिएबल वो यूनिट है सी प्लस प्लस में जिसमें उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू इनपुट करवाता है, चाहे वो कैरेक्टर में है, फ्लोट में है या इसमें है, इंटीजर के अंदर है। अब इसके बाद सी आउट एंटर ए, इसका अर्थ यह है कि हमें ए की वैल्यू इनपुट करनी है। इसके बाद आप लिखेंगे सी इन ए, उसके बाद इसी प्रकार हम बी के लिए लिखेंगे सी आउट एंटर बी और सी इन बी। अब जब भी अपने इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारे सामने मैसेज आएगा एंटर ए, और इस एंटर ए में हम अपनी वैल्यू को इनपुट करेंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो वैल्यू ए के अंदर मेमोरी में जाकर के शिफ्ट हो जाएगी। इसी प्रकार बी की हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है, और सी आउट सी। तो ये जो कमांड है ये किसी भी मैटर को या किसी कमेंट को आउटपुट कराने के लिए यूज की जाती है और सी इन इनपुट कराने के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ पर सी की जो भी वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होगी। अब इसके बाद में गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं उसके बाद प्रोग्राम बनाने के बाद में जब हम इसका रनिंग करेंगे या कंपाइलिंग करेंगे तो हमें कंपाइलिंग विंडो तक ले जाने का कार्य करेगा। इसमें ये अपना था सिंपल प्रोग्राम। अब इसकी विशेषताएं देखो, सबसे पहले विशेषता तो ये है कि ये जो फाइलें हैं ये स्टैंडर्ड फाइलें होती हैं, लाइब्रेरी फाइलें होती हैं। प्रोग्राम के अंदर उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के फंक्शंस या कमांड्स को कंट्रोल करने का कार्य करती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें जो एक फंक्शन उपयोग होता है मैन, वो एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इसमें विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप का उपयोग किया जा सकता है और प्रत्येक लाइन के आगे हम एक टर्मिनेटर लगाते हैं जिसको सेमीकोलन कहा जाता है। इसे सेमीकोलन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी इनपुट और आउटपुट का कार्य किया और इस पार्ट को हम प्रोसेस पार्ट कहते हैं। प्रोसेस पार्ट यहाँ पर अपनी सारी प्रोसेसिंग होती है, जो भी कैलकुलेशन हमें करनी है या जिस पर्पज से हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो सारी की सारी इस यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। तो ये विशेषताएं थी कि इसमें सेमीकोलन का उपयोग होगा, मेन फंक्शन का उपयोग होगा और कई बार ये आता है कि वॉइड हम क्यों लगाते हैं। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को C++ में बना करके प्रिपेयर करके आगे कार्य करवाते हैं, रनिंग करवाते हैं, तो हमारे पास कुछ एक वार्निंग शो होती है। तो उन वार्निंग्स को हटाने के लिए हमें वॉइड डाटा टाइप का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए हम मेन के आगे वॉइड लगाते हैं। यदि हम वॉइड नहीं लगाएं तो वार्निंग सारी, लेकिन उनका प्रोग्राम के कंपाइलिंग और रनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है कमेंट्स। अब आपने ये बनाया है कि C बराबर A प्लस बी, यानी हमने दो वैल्यू को जोड़ा है। अब या तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज का है, अन्यथा हम इसमें कमेंट दे सकते हैं। तो कमेंट देने के लिए हम ये वाला पार्ट उपयोग करते हैं, वॉइड मेन और इंक्लूड के बीच में जो पार्ट है इसका उपयोग करते हैं। इसको मैनुअल पार्ट या डॉक्यूमेंट पार्ट भी कहा जाता है। अब कमेंट देने का जो तरीका है वो इस प्रकार से, या तो हम डबल लाइन लगा करके दिस प्रोग्राम एडिंग यूज दिस प्रोग्राम फॉर एडिंग टू वैल्यू। इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो कमेंट है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब भी हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये कमेंट लाइन लगाने के लिए, कमेंट साइन लगाने के बाद में कंपाइलर इस लाइन को नहीं पढ़ता, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा चेक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये प्रोग्राम किसका बनाया है। एक तरीका तो ये है, यदि हमें मल्टी लाइन अगर
नहीं पढ़नी है, कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़वानी है, तो हम एक और तरीका है जिसका उपयोग करते हैं। यदि हमें मान लो कि हमें ये दो लाइन नहीं पढ़वानी कंप्यूटर से या कंपाइलर से नहीं पढ़वानी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्लैश और स्टार का निशान लगा देंगे, और जहां तक हमें इसको नहीं पढ़वाना है वहां जाकर के पहले स्टार और स्लैश का उपयोग कर देंगे। जब भी ये प्रोग्राम चलाएंगे तो ये दो लाइनें नहीं पढ़ेंगी। तो कमेंट का जो उपयोग है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो इस प्रकार से और एक ये डबल स्लैश लाइन से। इसके बाद जो आपका आता है आयोस्ट्रीम, मैंने आपको बता दिया कि ये आयोस्ट्रीम जो है वो सी आउट और सी इन कमांड्स को कंट्रोल करने का कार्य करती है, क्योंकि ये आयोस्ट्रीम एक स्टैंडर्ड फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, इसके अंतर्गत ये सी आउट और सी इन का उपयोग होता है। इसके बाद यहाँ जो हम डॉक्यूमेंट पार्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यूज नेम स्पेस एसटीडी यानी स्टैंडर्ड फाइल। ये इस प्रकार की कमेंट का भाग भी होता है। ये इस प्रकार का भी भाग होता है कि हम ये कमेंट लाइन यहाँ पर ऐड कर सकें, इसलिए यहाँ पर यूज नेम स्पेस एसटीडी का उपयोग भी किया जाता है। अब बात आती है कंपाइलिंग की। तो कंपाइलिंग हम इस प्रोग्राम की किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 3-4 शॉर्टकट की बताऊंगा, और वो शॉर्टकट की है वो आपकी क्या है, कंपाइलिंग का उपयोग करेगी। जैसे CTRL कंट्रोल प्लस F9, जैसे कंट्रोल प्लस F9, Alt प्लस F9, ठीक है, F5 और F7। ये कुछ एक ऐसी चीज है जो कि अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये F3, F2, ये चीज जो है वो अपने यूज कर सकते हैं। देखो, अब जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं उसके बाद में हमें इसमें एरर चेकिंग करनी पड़ती है। अब बताता हूँ एरर क्या होता है। मान लो कि मैंने यहाँ पर ये चीजें नहीं लगाई, तो जब भी आप प्रोग्राम को चलाओगे तो आपके सामने एरर आएगा कि आपने यहाँ पर एक सेमीकोलन का उपयोग नहीं किया है। इसकी पहचान, अब मान लीजिए मेरे पास 5 या 6 लाइन का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मुझे क्या पता कहाँ पर एरर होगी, तो नीचे जब एरर आएगा तो उसमें लाइन नंबर और कॉलम नंबर दिया होगा। ये आपका लाइन नंबर होता है, ये आपका कॉलम नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि 11वीं लाइन के 7वें कॉलम में हमेशा ध्यान रखना, जहां भी आपको लाइन दी गई है जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन, अब जैसे यहाँ एरर है तो आपकी देखो लाइन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर लाइन दिखाएगा। जस्ट उसके ऊपर वाली लाइन में आपको देखना है कि हमारे पास एरर कहाँ है, इस लाइन के अंदर है। ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि जहां भी आपका एरर होगा, जो भी नंबर लाइन में आपको एरर दिखा रहा है उसके पहले की जो लाइन है उसको आप चेक करें, वहां पर आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल Alt F9 जब आप करोगे तो इसका मतलब होता है कंपाइल, इसका मतलब होता है कंपाइल, ठीक है। कंपाइल में क्या है, अपने कंपाइल का मतलब ये है कि C++ का जो कंपाइलर है उसको चेक करता है कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। इस एरर को चेक करने के बाद यदि हमें लगे कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तब हम कंट्रोल प्लस F9 यानी रन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है रन। इस रन का उपयोग करने के बाद हमारे सामने लाइन लिखी जाती है एंटर ए। फिर इसमें हमने जैसे 5 इनपुट करेंगे, उसके बाद एंटर बी, इसमें अपनों ने 6 इनपुट किया, तो दोनों हमने वैल्यू इनपुट करेंगे। इनपुट करने के बाद में ये प्रोसेस पार्ट इन दोनों को यानी 5 प्लस 6 को जोड़ करके ये इस प्रकार से वैल्यू सी में आ जाएगी। ये जो चीज है ऑपरेटर आगे अपने आएंगे यूज में, तब बताऊंगा कि इनका क्या यूज होता है। इस सी में 11 वैल्यू आ जाएगी। जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमारे सामने उत्तर आएगा 11, जो कि इन दो कमांड्स की सहायता से आएगा, ये कंपाइल के लिए और ये रन के लिए। यदि हम किसी भी फाइल को बंद करना चाहते हैं तो F3 का उपयोग करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो
कंपाइलर है मेन पे जाता है, उसके बाद में ये लाइन चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, उसके बाद में ये सारी लाइन चेक करेगा, फिर प्रोसेस पार्ट आएगा। ये सारी प्रक्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं, F2 का उपयोग करते हैं। F2 प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है, F7 प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है और F2 सेव के लिए उपयोग किया जाता है। यानी प्रोग्राम को अगर अपने सेव करना चाहते हैं तो सेव के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था और सिंपल प्रोग्राम में हमने कंपाइल करना सीखा है। अब आती है इसकी बात लिंकिंग की। लिंकिंग में क्या होता है कि कोई भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडोज, लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स में क्या है, इस C++ की फाइल का आपने उपयोग कर सकते हैं। 12वीं की जो परीक्षा है, जो मेन परीक्षा होती है, उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें ये पूछा जाता है कि लाइनक्स की कौन सी कमांड C++ की फाइल को लिंक करती है, तो वो है G++, ये जो फाइल का नाम है जैसे abc.cpp। cpp इसका एक्सटेंशन नेम होता है, इससे पहचान होती है कि ये फाइल C++ की ही है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी लिंकिंग थी, जो कि ये कमांड है वो G++ नाम की जो कमांड है वो abc में कन्वर्ट करती है या इसको लिंक करती है, abc फाइल को लाइनक्स के अंदर लिंक करके दिखाएगी आपको। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है वो उसको हम डायरेक्टरी के रूप में किस प्रकार से सेव करके रख सकते हैं। उसमें हम किस प्रकार से देखो, इसमें फाइल नाम से जब आप C++ की विंडो ओपन करोगे, फाइल नाम की C++ की जो विंडो ओपन करोगे तो ऊपर एक मेन्यू बार आती है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। इसको हम कहेंगे मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबसे पहली मेन्यू होती है फाइल। जैसे ही हम इस फाइल को खोलेंगे या ओपन करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें एक MS-DOS नाम से ऑप्शन आएगा, इस पर अपने को क्लिक करना है या इस पर एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही अपने इसको प्रेस करेंगे तो हमारे सामने MS-DOS की एक अलग से विंडो ओपन होगी और उसमें कुछ इस प्रकार से प्रॉम्प्ट आएगा। इस प्रॉम्प्ट में हम क्या करते हैं, MD कमांड जो होती है वो डायरेक्टरी बनाने की कमांड होती है और उस डायरेक्टरी में मैंने कोई ABC नाम से डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये बनाने के बाद में जब मैं दोबारा इस प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट से क्या होगा, वापस इसी पर आ जाएंगे अपने, और जब हम इस प्रोग्राम को बना लेंगे इसमें और हम उसको सेव करेंगे, सेव भी कहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा सेव, फाइल के अंदर सेव आता है। जैसे आप सेव करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स में यहाँ पर उस फाइल का एड्रेस आएगा, उस फाइल का पूरा एड्रेस आएगा। लास्ट में जो नाम आ रहा है क्या, noname.cpp, ये जो नाम आएगा, इस नाम को हटाते हुए हम अपना नाम जैसे A+AB नाम से कोई भी फाइल है वो अपने सेव कर देंगे और इससे जस्ट पहले अपना जो ABC नाम की डायरेक्टरी बनाई है उसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से हम MS-DOS में अपनी कोई भी प्रोग्राम फाइल डायरेक्टरी को बना करके उसमें कोई भी प्रोग्राम को उपयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाओगे तो वो सारे प्रोग्राम्स आपको इसी डायरेक्टरी में एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अपना आता है टॉपिक टोकन्स। देखो जो टोकन्स हैं, टोकन्स वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए और लगभग इसके बारे में पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसमें टोकन्स में क्या आते हैं, अपने आइडेंटिफायर, और कीवर्ड्स, इसके अलावा डाटा टाइप, ऑपरेटर, ये सारे टोकन्स के अंदर आते हैं। तो आइडेंटिफायर में क्या उपयोग होते हैं, जैसे एरे, क्लास, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सारी आइडेंटिफायर के रूप में उपयोग होती हैं। अब मैंने प्रोग्राम में आपको बताया इंटीजर डाटा टाइप,
जब भी आप C++ में इंटीजर टाइप करोगे तो वो व्हाइट कलर के अंदर, व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा, और जो वर्ड C++ के प्रोग्राम में व्हाइट के अंदर चेंज होता है उस प्रोग्राम को अपने जो भी वर्ड व्हाइट में चेंज होगा उसको हम कीवर्ड्स कहेंगे। क्योंकि ये जो वर्ड है ये वर्ड किसी भी वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं इंटीजर तो ये गलत है, इस प्रकार से अपने इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि इसके साथ में एक लगा दूं तो अब ये सही हो जाएगा, अब हम इसको वेरिएबल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो कीवर्ड है वो C++ के पहले से रिजर्व किए गए वर्ड्स होते हैं जो हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं, इसके बाद आता है डाटा टाइप। डाटा टाइप में आपको बेसिक डाटा टाइप बता चुका हूं, इंटीजर के बाद में जो है वो है फ्लोट। इंटीजर के बाद में फ्लोट, ये भी एक न्यूमेरिकल डाटा टाइप है। देखो यदि मैं ऐसे लिखूं इंटीजर a बराबर 5 तो जो आउटपुट आएगी वो इंटीजर में आएगी, यानी इसके बाद दशमलव की इस प्रकार से संख्या नहीं आएगी। यदि a बराबर 5 लिखा है तो वो 5 ही आउटपुट में दिखाएगा, 5.25 नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार फ्लोट, अगर हमें ये संख्या लेनी है तो हम फ्लोट का उपयोग करेंगे। फ्लोट में हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं, फ्लोट a बराबर 5.25, तो ये अपने उपयोग कर सकते हैं। अब इसकी जो आउटपुट है वो हमें इस रूप में प्राप्त होगी। तीसरा जो बेसिक डाटा टाइप है वो है कैरेक्टर। फ्लोट हमेशा 4 बाइट स्थान लेता है मेमोरी के अंदर, और 3.4e -38 से लेकर के 3.4e + 38 तक का ये वैल्यू है इसके अंदर अपने इनपुट करवा सकते हैं। और कैरेक्टर डाटा टाइप में 1 बाइट स्थान लेते हैं। इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर जो है वो -128 से +127 तक उपयोग होते हैं। जैसे आप लिखो कि कैरेक्टर a बराबर सुभाष, तो ये अगर आप लिखोगे तो आपको जब आउटपुट प्राप्त होगी तो सिर्फ ये ही मिलेगा, क्योंकि 1 बाइट स्थान ये एक कैरेक्टर में ही उपयोग कर लेता है, पूरा अपने इसमें नहीं ले सकते, कैरेक्टर के अंदर पूरा एक स्ट्रिंग अपने नहीं ले सकते। तो 128 से +127 तक की रेंज कैरेक्टर की होती है। इसके बाद जो डाटा टाइप है आता है वो आता है यूजर डिफाइन डाटा टाइप। यूजर डिफाइन डाटा टाइप के अंदर अपने एक तो जैसे है मेन जो अपना फंक्शन है वो, या इसको मेन फंक्शन जो इसको क्या कहते हैं फंक्शन, तो फंक्शन जो भी होंगे जो उपयोगकर्ता बनाएगा अपने लिए, अपने किसी उद्देश्य के लिए जो भी फंक्शन उपयोगकर्ता बनाएगा वो फंक्शन हमेशा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आएंगे। एक जैसे क्लास जो कि यूजर द्वारा बनाई जाती है, एक स्ट्रक्चर ये भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आती है, एक इनम, ठीक है, ये भी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में आती है। अपने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो आता है अपना ड्राइव्ड डाटा टाइप। ड्राइव्ड डाटा टाइप का मतलब है कि ये कुछ ऐसे डाटा टाइप होते हैं जो कुछ वैल्यू के समूह को अपने अंदर निहित रखते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर और रेफरेंस। इस प्रकार के जो डाटा टाइप है वो कुछ वैल्यू के समूह को अपने अंदर निहित रखते हैं, और इन वैल्यूज को निहित रखने के लिए हम ड्राइव्ड डाटा टाइप का उपयोग करते हैं। तो आज अपने डाटा टाइप का उपयोग कर चुके हैं, कल अपने इसके आगे के जो टॉपिक है वो करेंगे। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डे 2 अपनों ने जो कल तक अपन डाटा टाइप करके आए थे उसके बाद में एक टॉपिक अपना बनता है 6 नंबर चैप्टर में टाइप कन्वर्जन और कांस्टेंट। तो आप देखते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होती है। टाइप कन्वर्जन 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले टाइप कन्वर्जन,
टाइप कन्वर्जन जो है उसको हम ये कहते हैं टाइप कन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक डाटा टाइप अपने आप को यदि किसी दूसरे डाटा टाइप में चेंज कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। इसको मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए टाइप कन्वर्जन में अपने क्या है, इस प्रोग्राम के माध्यम से वैसे ही अपने जैसे सिंपल प्रोग्राम बनाया था, इंक्लूड iostream.h only.h, इनका उपयोग करने के बाद में वर्ड में अब मैंने यहाँ इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने एक वैल्यू ली है 5 और इसी 5 वैल्यू इसी प्रकार मैंने फ्लोट डाटा टाइप लिया है, उसमें एफ वैल्यू लिया, उसमें लिया मैंने 5.25। ये फ्लोट टाइप वैल्यू है और ये इंटीजर टाइप वैल्यू है। जब ये वैल्यू इस प्रकार में बदलेगी और ये वैल्यू इस प्रकार में बदलेगी तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टाइप कन्वर्जन। तो एक प्रकार के डाटा टाइप का दूसरे प्रकार के डाटा टाइप में बदलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन। तो इस प्रोग्राम में मैंने आई वेरिएबल लिया, आई वेरिएबल में मैंने 5 वैल्यू ली और 5.25 वैल्यू फ्लोट के ली। अब जब मैं इस कमांड का उपयोग करूंगा तो मेरे पास आई की वैल्यू जो है वो आएगी 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन सी है, इंटीजर की है। और यहाँ जब मैं इसका उपयोग करूंगा तो f बराबर उत्तर आएगा 5.25। ठीक है, 5.25 ये उत्तर आएगा। अब जब ये कमांड उपयोग होगी, अब ये देखो यहाँ पर हमने डाटा टाइप उपयोग किया है इंटीजर का और यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं फ्लोट का। तो अब ये इंटीजर डाटा जो चेंज हो रहा है फ्लोट के अंदर, यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, टाइप कन्वर्जन कहलाती है। तो जैसे ये कमांड उपयोग में आएगी, अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो आएगी फ्लोट के रूप में। तो हमने यहाँ पर 5 के बाद में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो डेसिमल के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 00। ठीक है, इसी प्रकार जब ये कमांड चलेगी कन्वर्ट इन इंटीजर, तो इंटीजर अब ये जो फ्लोट वाली वैल्यू है वो सारी किस में चेंज हो जाएगी, इंटीजर के अंदर हो जाएगी। अब अगर अपने यहाँ f का मान यूज करें तो यहाँ पर अपना मान आएगा 5। तो किसी एक डाटा टाइप में उपयोग की गई वैल्यू को दूसरे डाटा टाइप के वैल्यू में अगर हम चेंज करते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है टाइप कन्वर्जन। तो ये टाइप कन्वर्जन दो टाइप की होती है, एक तो होती है इनर और एक होती है आउटर, यानी आंतरिक टाइप कन्वर्जन और बाह्य टाइप कन्वर्जन। आंतरिक टाइप कन्वर्जन जब हम किसी प्रोग्राम बनाते हैं और हमें किसी भी प्रोग्राम में वैल्यू को यदि हमें फ्लोट के रूप में दिए और हमें पहले वैल्यू इंटीजर में दिए, तो कई बार प्रोग्राम खुद अपने आप यानी कंपाइलर अपने आप उस चीज को फ्लोट के अंदर उपयोग कर लेता है या बदल लेता है, तो वो कहलाती है इनर टाइप कन्वर्जन। यदि किसी प्रोग्राम में कोई उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार अगर कन्वर्जन करता है तो वो क्या कहलाती है, आउटर यानी बाह्य, यानी उपयोगकर्ता द्वारा की गई कन्वर्जन। तो ये थी आपकी टाइप कन्वर्जन। अब आते हैं अपने कांस्टेंट पे। कांस्टेंट वैल्यू जो है, कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम बनाते समय पहले से ही फिक्स कर दी गई है। जैसे इस इंटीजर में मैंने 5 वैल्यू फिक्स की, तो ये क्या आ गया, टाइप कन्वर्जन, ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी जब भी मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो इस y का जो मान है, आई का जो मान है, आई का जो भी मान है वो 5 होगा और f का जो भी मान है वो 5.25 होगा। जब भी अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इस प्रोग्राम में इनकी वैल्यू सेम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो ये जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है उस चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट। किसी भी प्रकार की वैल्यू को फिक्स कर देना कांस्टेंट कहलाता है। और रियल वर्ल्ड में एक ऐसा मान है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है और कभी परिवर्तित नहीं होता, जैसे पाई बराबर 3.14, ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो किसी भी प्रोग्राम में फिक्स की गई वैल्यू कांस्टेंट कहलाती है और किसी एक वेरिएबल को या किसी एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करते हैं तो वो टाइप कन्वर्जन कहलाती है। ये अपना 6 नंबर चैप्टर खत्म होगा। 7
नेक्स्ट डे अपने करेंगे 7 नंबर चैप्टर। दैट्स ऑल।